आज हम दो बहुत मशहूर किरदारों की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं। आर्सन लुपिन, जिन्हें सज्जन चोर भी कहते हैं, हाँ। और महान जासूस शर्लॉक होम्स। हाँ, और हमारे पास मॉरिस लेब्लॉन्ग की लिखी कहानियों के कुछ हिस्से हैं जी जिनमें इन दोनों का मतलब आमना सामना होता है। बिल्कुल, ये क्लासिक कहानियां हैं। इनमें रोमांच, चालाकी और वो दिमागी कश्मकश, क्या गजब का मेल है। सही कहा। लुपिन सिर्फ एक चोर नहीं है, वो तो जैसे अपराध को एक कला की तरह देखता है। और दूसरी तरफ शर्लॉक होम्स, वो तर्क और विज्ञान के महारथी। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों के जरिए समझें कि लुपिन का काम करने का तरीका क्या है, होम्स उससे कैसे निपटते हैं, और इन दोनों की टक्कर में आखिर क्या खास बात है। हाँ, चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी से जो लुपिन के अंदाज को वो बखूबी दिखाती है। लॉटरी टिकट नंबर 514। तो कहानी में प्रोफेसर गैरबॉयस हैं। हाँ। वो अपनी बेटी सुजैन के लिए एक पुरानी सी डेस्क खरीदते हैं। हाँ, और बस यहीं से लुपिन की एंट्री होती है। अच्छा। हाँ, एक नौजवान आता है जो असल में लुपिन ही है और फौरन उस डेस्क में बहुत दिलचस्पी दिखाता है। खरीदने के लिए 2 गुना तिगुना दाम ऑफर करता है। प्रोफेसर मना कर देते हैं और फिर अगले ही दिन डेस्क चोरी। चोरी कैसे? बड़े नाटकीय ढंग से एक डिलीवरी वाले के भेष में चोर आता है और मजे की बात यह कि सिर्फ डेस्क ले जाता है। सुजैन का पर्स वहीं छोड़ देता है। सिर्फ डेस्क? अजीब है। और फिर पता चलता है कि उस डेस्क में 10 लाख फ्रैंक का लॉटरी टिकट था। हाँ। तो मामला सीधा लगता है ना। सब सोचते हैं लुपिन ने टिकट के लिए डेस्क चुराई। हाँ बिल्कुल। और वो टेलीग्राम भेजकर दावा भी करता है कि टिकट उसके पास है। जनता में एकदम हलचल मच जाती है। वो प्रोफेसर को आधी रकम का ऑफर देता है, जिसे प्रोफेसर ठुकरा देते हैं। हाँ, ठुकरा देते हैं। और फिर सुजैन किडनैप हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे लुपिन अब शिकंजा कस रहा है। लेकिन यहाँ कुछ अलग होता है ना। वो अचानक टिकट प्रोफेसर को लौटा देता है। ये थोड़ा अजीब नहीं? अजीब तो है, पर यही लुपिन की खासियत है। देखिए, वो चीजों को वैसे नहीं देखता जैसे हम देखते हैं। मतलब बाद में पता चलता है कि उसका असली मकसद वो टिकट था ही नहीं। सच में? हाँ, उसे तो उस डेस्क में दिलचस्पी थी क्योंकि वो नेपोलियन से जुड़ा एक ऐतिहासिक पीस था उसके अपने कलेक्शन के लिए। टिकट तो बस वो इत्तेफाक से उसमें मिल गया। क्या बात है। और सुजैन का अपहरण, वो क्या था फिर? वो भी एक चाल थी। देखिए, सुजैन का अपहरण हुआ ही नहीं था। नहीं हुआ था? नहीं, वो अपनी मर्जी से लुपिन के सुनहरे बालों वाली साथी के साथ गई थी, अपना दहेज बचाने के लिए। उसे डर था कि उसके पिता लुपिन का पैसों वाला ऑफर ठुकरा देंगे। ओह, तो लुपिन ने पूरी स्थिति को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। बिल्कुल। प्रोफेसर की भावनाओं से खेला और अंत में बड़ी सफाई से निकल गया। पुलिस इंस्पेक्टर गैनीमार्ट को तो पता भी नहीं चला, उसे चकमा दे दिया। तो मतलब ये हुआ कि लुपिन के लिए चोरी सिर्फ चीज हासिल करना नहीं है। नहीं, बल्कि वो पूरी घटना को एक कहानी की तरह बनाता है जिसमें वो खुद डायरेक्टर हो। बिल्कुल सही कहा आपने। वो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता है, लोगों की उम्मीदों और उनके डर का फायदा उठाता है, और अक्सर उसमें एक तरह का अंदाज होता है, एक शान। हाँ, जैसे सुजैन को दहेज के पैसे लौटाना। हाँ, वही। ये चीज उसे आम चोरों से एकदम अलग बनाती है, और यही अंदाज शर्लॉक होम्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनता है। तो चलिए अब उस टक्कर पर आते हैं। शर्लॉक होम्स मैदान में उतरते हैं नीला हीरा वाले केस में। यहाँ क्या होता है? ये केस तो और भी ज्यादा पेचीदा है। देखिए, बैरन डी हॉट्रिक की हत्या होती है। उनकी सेक्रेटरी एंटोनेट ब्रेहार्ट, जो सुनहरे बालों वाली है, वो गायब हो जाती है। कमरा पहले अस्त व्यस्त मिलता है, फिर रहस्यमयी तरीके से बिल्कुल साफ सुथरा। साफ सुथरा? ये कैसे? यही तो सवाल है। इंस्पेक्टर गैनीमार्ट फिर से केस पर है और उसका शक सीधा एंटोनेट पर जाता है। गैनीमार्ट को लगता है कि एंटोनेट ही लुपिन की वो सुनहरे बालों वाली साथी है और दोनों ने मिलकर बैरन को मारा और वो कीमती नीला हीरा चुरा लिया। हाँ, गैनीमार्ट का तरीका वही है, सीधा रास्ता। बाल मिले, चाकू शायद एंटोनेट का था, वो गायब है, बस केस बंद। लेकिन जब होम्स आता है, वो चीजों को एकदम अलग नजरिए से दिखता है। होम्स का तरीका क्या अलग है यहाँ? वो क्या देखता है जो गैनीमार्ट नहीं देख पाया? होम्स सतह के नीचे देखता है। वो इस बात पर ध्यान देता है कि हीरा शुरू में गायब नहीं था। अच्छा। हाँ, फिर वो नीलामी के घटनाक्रम को देखता है, कैसे एक रहस्यमय नोट से अमीर खरीदार हर्शमैन को डराया गया ताकि काउंटेस डी क्रोजिन हीरा खरीदे। बिल्कुल। और फिर हीरा काउंटेस के महल से चोरी होता है और इल्जाम डालने की कोशिश होती है जर्मन कॉन्सुल ब्लीशन पर। और होम्स को लगता है कि ये सब कड़ियां जुड़ी हुई हैं। हाँ, और उसका सबसे बड़ा खुलासा, सबसे बड़ी खोज ये होती है कि ब्लीशन के पास जो हीरा मिला था वो नकली था।
लुपिन ने असली हीरा पहले ही बदल दिया था। ये बात गैनेमार्ड सोच भी नहीं सकता था। होम्स समझ जाता है कि लुपिन सिर्फ चोर नहीं है, वो घटनाओं का एक लंबा जाल बुन रहा है। और वो कड़ी, वो धागा जो इन सब घटनाओं को जोड़ता है, वो क्या था? आर्किटेक्ट लुसियन देस्तांज। होम्स ये पैटर्न पकड़ता है कि लुपिन उन्हीं इमारतों को निशाना बना रहा है जिन्हें देस्तांज ने डिजाइन किया था। जैसे प्रोफेसर गर्बोइस का घर जहां डेस्क थी, बैरन डी हॉट्रेक का घर, काउंटेस डी क्रोजन का शैटो। होम्स समझ जाता है कि लुपिन इन इमारतों के गुप्त रास्तों या उनकी बनावट के खास रहस्यों का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये सिर्फ दिमागी खेल नहीं था? नहीं, ये वास्तुकला का भी खेल था। तो होम्स ने लुपिन का राज खोल दिया, फिर तो लुपिन पकड़ा जाना चाहिए था, है ना? हाँ, लगना तो यही चाहिए, पर यहीं से असली चूहे बिल्ली का खेल शुरू होता है। जैसे ही लुपिन को पता चलता है कि होम्स उसके पीछे है, वो पलटवार करता है। पलटवार? कैसे? वो होम्स का पब्लिक में मजाक उड़वाता है, उसे झूठे सुरागों के पीछे भटकाता है, जैसे विल्सन को गलत जानकारी देकर बैरन के घर भेज देना। हाँ, और फिर दोनों को बगीचे में फंसा देना। बिल्कुल, वो होम्स का समय बर्बाद करता है, उसका मजाक उड़ाता है। मतलब लुपिन अब सीधे होम्स को निशाना बना रहा था, उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल, वो होम्स की जांच में सीधे दखल देता है। कभी रेत की बोरी गिराने की कोशिश, कभी घोड़े वाली घटना, विल्सन पर हमला करवाना। वो दिखाना चाहता है कि ये उसका इलाका है। दूसरी तरफ होम्स भी अपने तरीकों से लगा रहता है, भेस बदलकर, जर्मन सेक्रेटरी स्टिकमैन बनकर। हाँ, स्टिकमैन बनकर देस्तांज के घर में घुसना, सुराग ढूंढना। और वहीं उसे लुपिन और उसकी साथी का पता चलता है, वो सुनहरे बालों वाली महिला। हाँ, वहीं वो देस्तांज के घर में लुपिन को देखता है, जो वहां मैक्सिम बर्मोंड के नाम से रह रहा था, आर्किटेक्ट की बेटी क्लोटिल्ड देस्तांज के साथ। क्लोटिल्ड देस्तांज। हाँ, और होम्स फौरन समझ जाता है कि क्लोटिल्ड ही वो रहस्यमयी सुनहरे बालों वाली महिला है। वही एंटोनेट ब्रेहार्ट, वही मैडम डीरियल। अच्छा। होम्स फिर गैरनेट के सुराग का पीछा करते हुए क्लोटिल्ड तक पहुंचता है और गुप्त रास्ते से उसके कमरे में जाकर उसकी और लुपिन की बातें सुन लेता है। तो अब होम्स के पास सारे सबूत हैं। क्लोटिल्ड ही खूनी है, हीरे की चोर है और लुपिन उसका मास्टरमाइंड। अब तो खेल खत्म होना ही था। होम्स को भी यही लगता है। वो क्लोटिल्ड का सामना करता है, उसे सारे सबूत दिखाता है, धमकी देता है कि अगर वो लुपिन के खिलाफ बंधक बनकर उसके साथ नहीं चलेगी तो वो सब कुछ उसके पता को बता देगा। और क्लोटिल्ड मान जाती है। हाँ, मान जाती है। होम्स भागने का इंतजाम करता है, एक कैब बुलाता है और कैब का ड्राइवर लुपिन निकलता है। क्या बात है। हाँ, यही तो मोड़ है। लुपिन ने फिर बाजी पलट दी। होम्स जाल में फंस जाता है, उसे बंदी बना लिया जाता है और एक नाव पर बिठाकर इंग्लैंड भेज दिया जाता है। इंग्लैंड? हाँ, लुपिन होम्स से पूछता है कि उसे देस्तांज के बाकी घरों के बारे में कितना पता है, लेकिन होम्स बताने से इनकार कर देता है। तो इस राउंड में कह सकते हैं लुपिन जीत जाता है। लेकिन शर्लक होम्स वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से तो नहीं है। वो वापस आता है। हाँ, बिल्कुल, और बड़ी चालाकी से वापस आता है। वो नाव के कप्तान को रिश्वत देकर घड़ी ठीक करवाता है, जल्दी पहुंचकर वापसी की नाव पकड़ लेता है। और फिर एक टेलीफोन नंबर का सुराग जो उसने क्लोटिल्ड की कॉल से याद रखा था और देस्तांज के घरों की लिस्ट का इस्तेमाल करके वो पेरिस की टेलीफोन डायरेक्टरी से लुपिन का नया ठिकाना ढूंढ निकालता है। नया ठिकाना? हाँ, फेलिक्स डेवी के नाम से रू क्रेवाओ में। और इस पर होम्स लुपिन को उसके ही अड्डे पर घेर लेता है। बिल्कुल, लुपिन अपने आलीशान गुप्त रास्तों वाले अपार्टमेंट में है। होम्स की हार का मजाक उड़ा रहा है, सोच रहा है कि वो तो इंग्लैंड में फंसा है। और तभी अलार्म बजता है और दरवाजा तोड़कर कौन अंदर आता है? शर्लॉक होम्स। वाह! लुपिन भागने की कोशिश करता है, पर चिमनी वाला रास्ता जैम होता है। इस बार वो पकड़ा जाता है। आखिरकार गैनीमार्ड लुपिन को गिरफ्तार कर लेता है। लेकिन क्या ये कहानी का अंत है? मुझे लगता नहीं। यहां भी एक पेंच है। देखिए, होम्स लुपिन को एक सौदा देता है। सौदा? कैसा सौदा? वो कहता है क्लोटिल्ड देस्तांज की आजादी के बदले नीला हीरा वापस दे दो। लुपिन पहले मना करता है, कहता है हीरा तो मैं ही रखूंगा। लेकिन तभी क्लोटिल्ड का फोन आता है। वो भागने के प्लान के बारे में पूछ रही होती है। और फोन कौन उठाता है? होम्स। वो लुपिन होने का नाटक करता है। अब क्लोटिल्ड भी फंस सकती है। और अपनी साथी को बचाने के लिए लुपिन मान जाता है। हाँ, इस बार वो मान जाता है। वो अपनी बेंत में छिपा हुआ नीला हीरा होम्स को दे देता है। अपनी बेंत में? हाँ, होम्स वादा करता है कि वो क्लोटिल्ड का नाम और पता भूल गया है। तो लुपिन गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन उसने अपनी साथी को बचा लिया और होम्स को हीरा मिल गया। तो एक तरह से खाते बराबर हो गए। हाँ, जैसा लुपिन खुद कहता है। ये रिश्ता भी बड़ा अजीब है इन दोनों का।
दुश्मन भी हैं पर कहीं ना कहीं एक दूसरे की काबिलियत का सम्मान भी करते लगते हैं। हाँ। क्या ये सिलसिला आगे भी जारी रहता है? हाँ, एक और दिलचस्प किस्सा है यहूदी चिराग का। अच्छा। होम्स लंदन में होता है, उसे पेरिस से एक चोरी सुलझाने का न्योता मिलता है। एक यहूदी चिराग चोरी हो गया है और साथ ही लुपिन का पत्र भी आता है। एक चेतावनी। हाँ, कि ये केस मत लो वरना तुम्हारी बेइज्जती होगी। और होम्स जाहिर है चुनौती स्वीकार कर लेता है। बिल्कुल, वो फौरन पेरिस आता है। केस ऊपरी तौर पर तो साधारण लगता है, जैसे बाहर से चोरी हुई हो, खिड़की का शीशा कटा हुआ, सीढ़ी के निशान। लेकिन होम्स को शक होता है। हाँ, वो फौरन भांप लेता है कि ये सब नकली है, सीढ़ी के निशान नकली हैं। वो कहता है ये अंदर का काम है, शायद लुपिन के इशारे पर। शक घर की गवर्नेस एलिस डेमन पर जाता है। एलिस डेमन क्यों? कटे हुए अक्षरों वाले संदेश मिलते हैं, कैब नंबर का पता चलता है। होम्स सारे सुराग जोड़ लेता है। लेकिन फिर एक और चोरी होती है और इस बार वो असली भारी चोरी लगती है। हाँ, और उसमें विल्सन घायल भी हो जाता है। मामला उलझ जाता है। होम्स को पता चलता है कि एलिस डेमन एक रहस्यमयी आदमी ब्रसों से मिलती थी। ब्रसों का पीछा करते हुए होम्स सीन नदी तक पहुंचता है। और वहां उसे कौन मिलता है? लुपिन। हाँ, लुपिन मछुआरे के भेष में। फिर से आमना सामना। हाँ, और फिर वही ड्रामा। टकराव होता है, होम्स को नाव में धक्का दिया जाता है, पुलिस आती है, गोलीबारी होती है और लुपिन गोली लगने का नाटक करके पानी में गायब हो जाता है। बिल्कुल। आखिर में होम्स केस सुलझा लेता है। उसे पता चल जाता है कि क्या हुआ था। हाँ, वो पूरी पहेली खोल देता है। असल में एलिस डेमन ने लुपिन के कहने पर चिराग चुराया था। लेकिन क्यों? मालकिन मैडम डिम्बालवाल को वो आदमी ब्रेसो ब्लैकमेल कर रहा था। एलिस तो अपनी मालकिन को बचाने के लिए लुपिन के पास मदद मांगने गई थी। चिराग में एक छुपा हुआ गहना था। ओह। ब्रेसो ने फिर लालच में आके दूसरी चोरी खुद की, और जब उसे लगा कि वो पकड़ा जाएगा तो उसने सारा सामान नदी में फेंक दिया और आत्महत्या कर ली। और लुपिन ने वो सामान नगरी से निकाल लिया था। हाँ। तो एलिस डेमन दोषी नहीं थी, वो तो मदद कर रही थी। और लुपिन, वो मदद कर रहा था या सिर्फ फायदा उठा रहा था? शायद दोनों कह सकते हैं। यही लुपिन की खासियत है, वो ग्रे कैरेक्टर है। होम्स सच्चाई जान जाता है, चिराग और गहने भी बरामद कर लेता है। लगता है नदी वाली मुठभेड़ में लुपिन से हासिल कर लिए होंगे, लेकिन वो एलिस और मैडम डिम्बालवाल का राज बनाए रखने के लिए उन्हें जाने देता है। और फिर उनका आखिरी सामना होता है इंग्लैंड जाने वाली नाव पर। हाँ बिल्कुल। होम्स एलिस डेमन के साथ लौट रहा होता है और डेक पर कौन आराम से बैठा मिलता है? आर्सेन लुपिन। क्या? हाँ, वो बताता है कि कैसे वो गोली लगने का नाटक करके बच निकला। फिर स्कॉटलैंड यार्ड के जासूस आते हैं जिन्हें होम्स ने ही बुलाया था। होम्स लुपिन को पकड़ लेता है। इस बार तो पक्का गिरफ्तार, आखिरकार। लगता तो यही है, लेकिन लुपिन इशारा करता है कि अगर वो गिरफ्तार हुआ तो एलिस डेमन भी फंसेगी और मैडम डी इम्बलवॉल का राज वो भी खुल जाएगा। ओह, तो होम्स फिर एक दुविधा में पड़ जाता है, कानून का पालन करे या एक महिला की इज्जत बचाए। हाँ, एक तरफ उसका सिद्धांत, दूसरी तरफ नतीजे। और होम्स क्या चुनता है? वो लुपिन को जाने देता है। जाने देता है? हाँ, लुपिन कहता है कि ये उनकी किस्मत है, एक को पकड़ना है, दूसरे को भागना। और नाव इंग्लैंड पहुंचती है और लुपिन आजाद रहता है। तो इन कहानियों को अगर हम देखें तो ये सिर्फ चोर पुलिस का खेल नहीं लगता, ये तो दो अलग तरह की सोच, दो अलग तरह की प्रतिभाओं की टक्कर है। बिल्कुल। होम्स का तरीका है तर्क, सबूत, कड़ी से कड़ी जोड़ना, एकदम सीधा, वैज्ञानिक। और लुपिन का तरीका है भ्रम पैदा करना, माहौल बनाना, लोगों की साइकोलॉजी से खेलना और हालात को अपने हिसाब से मोड़ देना। वो नियमों से नहीं खेलता, वो तो खेल के नियम ही बदल देता है। हाँ, और इसीलिए होम्स की वो सीधी तर्क शक्ति कई बार लुपिन की टेढ़ी चालों के सामने थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। सही कहा, लुपिन अप्रत्याशित है। ये भी बहुत दिलचस्प है कि लुपिन जो है तो एक अपराधी, वो कभी-कभी किसी मजबूर की मदद करता दिखता है या एक अजीब किस्म की नैतिकता दिखाता है। हाँ, वो एक ग्रे कैरेक्टर है। उसे सिर्फ बुरा या अच्छा कहना बहुत मुश्किल है। वो सज्जन चोर है, उसके अपराध में भी एक अंदाज है, एक तहजीब दिखती है कभी-कभी। और शायद यही वजह है कि पकड़े जाने पर भी या हारने पर भी वो कहानी पर अपनी छाप छोड़ जाता है। वो नियंत्रित करता हुआ सा लगता है। तो आखिर में ये सवाल मन में रह जाता है, क्या लुपिन जैसा किरदार जो कानून तोड़ता है लेकिन कभी-कभी लगता है जैसे अच्छाई भी कर जाता है, वो महज एक चोर है या उससे ज्यादा कुछ? हाँ, ये सोचने वाली बात है। और होम्स और लुपिन की ये कभी न खत्म होने वाली दिमागी जंग, ये हमें प्रतिभा, न्याय और नैतिकता के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करती है।